स्वागत है लेट्स लर्न पे। हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सीरीज में क्लास 7 को डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 7वें अध्याय को डिस्कस करेंगे, जिसका कि शीर्षक है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। यानी कि मानव ने अपने रहने के लिए जो बस्तियों का निर्माण किया है, जो परिवहन व्यवस्था है, जो संचार व्यवस्था है, इन सब के विषय में आज हम लोग इस अध्याय में डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या क्या किया है। सबसे पहले प्रारंभिक मानव के विषय में बताया जा रहा है कि प्रारंभिक मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थे। आप सभी जानते हैं कि पहले के लोग प्राकृतिक तरीके से अपना हर काम करते थे। वे जंगलों में रहते थे, गुफाओं में निवास करते थे तथा जंगल के फल मूल खाकर अपना काम चलाते थे या जानवरों का शिकार करते थे। समय बीतने के साथ क्या हुआ, लोगों ने अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाया, उसमें बदलाव किया और ऐसे विकास के क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते आज हमारी ये स्थिति है, ये दशा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। बस्तियों के विषय में बात बताया जा रहा है। सबसे पहले बस्ती क्या है, तो ऐसा स्थान जहाँ लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, उसे हम लोग बस्तियों के नाम से जानते हैं, बस्ती के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्रारंभिक मनुष्य के विषय में बताया जा रहा है, लोग गुफाओं और वृक्षों में रहते थे। क्या हुआ कि पहले जब लोग यायावर किस्म के होते थे, गुफाओं और वृक्षों में रहते थे, घूम घूम कर जंगलों में रहा करते थे। लेकिन जब लोगों ने फसल उगाना प्रारंभ किया, कृषि करना सीखा, तो कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए एक सर्टेन टाइम के लिए लोगों को एक जगह बसना पड़ता था। जैसे अगर 3 महीने की कोई खेती है तो 3 महीने उनको उसी जगह पे रहना होगा, क्योंकि वहां उनकी खेती हो रही है। इस प्रकार लोगों का एक स्थान पे बसाव शुरू हुआ। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था कि अधिकतर जो बस्तियां हैं वे नदी घाटियों के आसपास ही विकसित हुई हैं, क्योंकि नदी घाटी के पास उन्हें आसानी से जल उपलब्ध हो जाता था तथा साथ ही वहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ होती थी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। बसाव स्थान के विषय में बताया जा रहा है कि वैसा स्थान जहाँ लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, उसे हम लोग जो है बसाव स्थान के नाम से जानते हैं। एक अच्छा बसाव स्थान वो होता है जहाँ कुछ निश्चित जो है प्राकृतिक दशाएं हों। जैसे वहाँ की जलवायु ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोग आसानी से रह सके। उसके बाद वहाँ जल की उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि जल लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ उपयुक्त भूमि भी होनी चाहिए कि लोग अपना घर बना सके या और भी सारी जो है प्रक्रियाएं हैं उसे वे कर सके। इसके बाद है वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए ताकि लोग खेती कर सके, क्योंकि खेती, कृषि जो है लोगों का सबसे आधारिक आप कह सकते हैं जीवन यापन का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। बस्तियों के प्रकार के विषय में बताया जा रहा है कि बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई का मतलब आप समझते हैं कि जहां लोग अस्थाई तौर पे रह रहे हैं अपना घर बनाकर, वैसे बस्तियों को हम लोग अस्थाई बस्ती के नाम से जानते हैं। अस्थाई का अर्थ हुआ कि जहां लोग किसी खास प्रयोजन से जाते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, जैसे जंगलों में, गर्म या ठंडे रेगिस्तानों में, पर्वतीय इलाकों में लगभग जो है लोग थोड़े समय के लिए जाते हैं और वहां अपना निवास स्थान बनाते हैं। इसे हम लोग अस्थाई बस्ती के नाम से जानते हैं। यहाँ ऋतु प्रवास के विषय में बताया जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जैसे जो पशुओं को पालते हैं, चारागाह के, उनको जो है चारागाह की खोज में मौसम परिवर्तन होने से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो ऐसे लोग भी कुछ खास महीने के लिए अपना जगह बदलते रहते हैं, तो वो भी अस्थाई बस्ती का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को शहरी और ग्रामीण जो है बस्तियों के विषय में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जो है ग्रामीण बस्तियों के विषय में पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रामीण बस्ती की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला सघन बस्ती, दूसरा विरल या प्रकीर्ण बस्ती। देखिए, सघन बस्ती का मतलब हुआ जहाँ लोग बहुत ही आसपास अपना घर बनाकर रह रहे हैं, उसे सघन बस्ती के नाम से जानेंगे। सघन बस्ती नॉर्मली आप कह सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, जहां सब कुछ अच्छे से उपयुक्त तरीके से उपलब्ध है, लोग वहां ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। विरल बस्ती या प्रकीर्ण बस्ती जो है पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर विषम परिस्थितियों वाले जगहों में पाए जाते हैं, जहां बहुत ही कम लोग होते हैं और दूर दूर पे घर बना होता है। ठीक है, चलिए अगर बात करें ग्रामीण बस्ती की, तो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग कैसा कार्य करेंगे? मुख्यतः तो वह खेती करते हैं, साथ में मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन, इस प्रकार के कुछ काम जो है करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल घर बनाया जाता है। जैसे अगर किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक हो रही है, तो उस क्षेत्र में जो घर होंगे उसका छत इस प्रकार से बनाया जाएगा, ढाल वाला, ताकि जो है देखिए ऐसा बनाया जाएगा ढाल वाला कि जब वर्षा हो तो आसानी से पानी जो है नीचे गिर सके। ठीक है, ठीक वैसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि
अगर ऐसा क्षेत्र हो जहाँ वर्षा के समय जल जम जाता है, जमाव हो जाता है, लोग वैसे स्थान पे स्टिल्ट पे या प्लेटफॉर्म पे मकान बनाते हैं। जैसे इस प्रकार का जो क्षेत्र है जहाँ जल का जमाव होता है, लोगों को पता होता है कि किस ऊंचाई तक जल वर्षा के समय जमेगा, उस ऊंचाई के ऊपर लोग अपना घर जो है बनाते हैं। देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म या फिर इसे स्टिल्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे ही गर्म जलवायु वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वहाँ लोग घर बनाते हैं मिट्टी की मोटी दीवार वाले। जो छत होगा वो फूस का होगा, फूस का मतलब वहाँ तृण घास फूस से घर बनाया जाएगा। ठीक है, अगर अब हम लोग को बात करते हैं नगरीय बस्तियों के विषय में, शहरी इलाकों के विषय में, तो शहरी इलाकों में दो टर्म आता है, नगर और शहर। तो नगर एक छोटी इकाई है और शहर जो है नगर के अपेक्षाकृत बड़ी इकाई है। ठीक है, शहर का मतलब बड़े संख्या में लोग होंगे, बड़ी बस्तियां होंगी। नगर का मतलब छोटी संख्या में लोग होंगे, अपेक्षाकृत छोटी संख्या में। देखिए, नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः लोग व्यापार, सेवा क्षेत्र या निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं। नगरों में, शहरों में क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लोग वहाँ काम कर रहे हैं, या फिर व्यापार हो रहा है उसमें लोग काम कर रहे हैं, या सेवा क्षेत्र में लोग हैं, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र में लोग काम करेंगे शहरी इलाकों में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ कहा जा रहा है कि आप कुछ राज्य, गांव और नगर शहर का नाम बताइए, जिससे आप लोग बताएंगे। अब हम लोग परिवहन के विषय में पढ़ते हैं, परिवहन क्या होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी न किसी माध्यम से होता है। वैसे ही किसी सामान का एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाना, यह दोनों ही काम जिस माध्यम से होता है उसे हम लोग जो है परिवहन के नाम से जानते हैं। पुराने समय में, प्राचीन काल में क्या होता था, लोग जो है अधिक दूरी का यात्रा बहुत अत्यधिक समय में करते थे। लोग पहले पैदल चला करते थे, दूर दूर का यात्रा पैदल जो है किया करते थे, साथ ही उनके साथ पशु होता था और वो पशुओं पर अपना सामान ढोते हैं। जबकि आज हम लोग क्या करते हैं, जब से पहियों का खोज हो गया, पहिए के खोज के बाद परिवहन बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित हुआ। आज हमारे पास वायु मार्ग है, जल मार्ग है, ट्रेन है, इन सब के द्वारा हम आज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, साथ ही सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि इन सब निर्माण के बाद भी आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो है देश में या और भी देशों में जो उपयोग है पशुओं का वो हो रहा है। जैसे आप अपने देश में आपने देखा होगा कि गधे, खच्चर, बैल, ऊंट, इन सब का प्रयोग आज भी सामान ढोने के लिए होता है। साथ ही दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में जो एंडीज पर्वत का क्षेत्र है, वहाँ लामा एक पशु है, उसका उपयोग किया जाता है इसी तरह सामान को ढोने के लिए। आदमी भी कह सकते हैं कि उससे जुड़े हुए गाड़ी पर बैठ के जाता है। तिब्बत में यह काम याक करता है, यह ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अफ्रीका के एंडीज पर्वत वाले क्षेत्रों में किस पशु का उपयोग जो है सामान ढोने के लिए किया जाता है, या तिब्बत के क्षेत्रों में किस पशु का उपयोग किया जाता है। बताया जा रहा है कि प्राचीन समय में, प्रारंभिक काल में व्यापारी लोग भारत पहुंचने के लिए बहुत समय लगाते थे। जैसे अगर आप गांधी जी के पुस्तक को पढ़ेंगे, उनके जो है आत्मकथा को, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि भारत से दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए उनको लगभग 2 महीने का समय लगा जहाज से। हेलो गाइस, मैं युवराज सिंह महोबा यूपी से, और मैंने अपनी जेईई की तैयारी 12th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करी थी सेल्फ स्टडी के थ्रू। तो उस वक्त मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया और अनअकैडमी ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिला और मैंने वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन भी किया, जिसकी वजह से मेरे कॉन्सेप्ट जो है वो पहले से भी काफ़ी बेहतर हो गए। इसके अलावा मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स को, MK सर को और पंकज सर को, जिनने मेरी साल भर हेल्प करी है, और नितिन सर ने भी मेरी पेपर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। थैंक यू ऑल। सोचिए वो कैसा जहाज होता होगा। आज हम लोग भारत से यूरोप का यात्रा जो है 6 से 8 घंटे में कर लेते हैं। ये आपको एक एग्जाम्पल बताया गया कि कैसे जो है आज परिवहन क्षेत्र विकसित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परिवहन के मुख्य साधनों के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ परिवहन के 4 मुख्य साधन के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। बताया जा रहा है, पहला है सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है, एक एक करके इन सब के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क मार्ग की। तो आप सभी जानते हैं कि सड़क क्या होता है। सड़क के माध्यम से हम लोग कम दूरी को तय करते हैं, यानी कि अगर बहुत अधिक दूरी हम लोगों को जाना है एक देश से दूसरे देश, तो हवाई माध्यम से जाएंगे। सड़क कम दूरी के यातायात को तय करने का एक साधन है। सड़क में 2 प्रकार की सड़कें हैं, कच्ची तथा पक्की।
कच्ची सड़कें नॉर्मली जो है गांव में होते हैं, पक्की सड़कें आजकल तो हर जगह पक्की सड़क ही होती है, गांव में भी पक्की सड़क ही होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़क का बहुत अच्छा जो है घना जाल बिछा होता है। मरुस्थलीय वनों और ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी आज सड़कों को बनाया गया है। जैसे आप मनाली जाएंगे या पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो आप देखेंगे कैसे पहाड़ों को काट काट कर सड़कों का जाल बिछाया गया है। देखिए सड़क के लिए क्या होता है, यहाँ देख लीजिए इस बॉक्स में कि हमारे देश में अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग का मतलब हुआ ऐसा ऐसा सड़क बना हुआ है जो एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ता हो, जो एक देश से दूसरे देशों को जोड़ता हो। ठीक है, भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है नवीनतम बताया जा रहा है। एक्सप्रेसवे का मतलब हुआ चौड़ी चौड़ी सड़कें, 6 से 8 लेन वाली जो सड़कें होंगी जहां आसानी से और बहुत ही तेजी से लोग आ जा रहे हैं, उसे हम लोग एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। तो नए तरीके से इस प्रकार के सड़क अपने देश में बनाए जा रहे हैं। यहाँ स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग के विषय में बताया जा रहा है, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। आप मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि इस सड़क का लगभग जो है इस प्रकार से आकार बनता है, इसलिए इसमें जो है चतुर्भुज का नाम इसको दिया गया है। ठीक है, चतुर्भुज के आकार को यह बनाता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को मिलाने पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताया जा रहा है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में मनाली और लेह का जो राजमार्ग है विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से वह एक है। यानी कि एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे कितने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण होता है, और अपने देश में भी ऐसा कुछ उदाहरण है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। भूमिगत का मतलब हुआ कि पृथ्वी के, आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है उसके अंदर से जो सड़क का निर्माण किया गया है उसे हम लोग सबवे के नाम से जानते हैं। फ्लाईओवर आप जानते ही हैं, उत्थित संरचना यानी कि ऊपर उठाकर जो है जिस जैसे संरचना का जो निर्माण किया गया है, सड़क उससे गुजर रही है, उसे हम लोग फ्लाईओवर के नाम से जानते हैं। अगला है रेल मार्ग। हम लोग रेल मार्ग के विषय में पढ़ेंगे। देखिए रेल मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बहुत ही तीव्रता से जाता है और बहुत ही कम खर्च में लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। पहले क्या था कि वाष्प का इंजन होता था। रेल का उपयोग जो है शुरू हुआ औद्योगिक क्रांति से। जब औद्योगिक क्रांति हुआ, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने की जरूरत महसूस की गई, तो तभी जो है वाष्प इंजन का खोज हुआ और फिर रेल परिवहन का तीव्र विकास हुआ। तब से लेकर आज तक, आज क्या हो गया है, डीजल और विद्युत पर चलने वाले जो है इंजन हो गए हैं। आज सुपर फास्ट रेलगाड़ियां हैं जिसकी जो है गति बहुत ही अधिक हो गई है, तीव्र हो गई है। बताया जा रहा है कि मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल तो व्यापक रूप से बिछा ही है, लेकिन अपना टेक्नोलॉजी इतना उन्नत हो गया है, इतना जो है विकसित हो गया है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग को बिछाया जा चुका है। एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है कि जाइनिंग से लहासा के बीच जो है एक रेलगाड़ी चलती है, जो समुद्र तल से, जिसकी मतलब औसतन ऊंचाई 4000 मीटर बताई जा रही है। सबसे ऊंचा बिंदु है इसका 5072 मीटर। आप समझ सकते हैं कि मैदानी भाग से कितने ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक भी रेल मार्ग का विस्तार किया जा चुका है। भारतीय रेल मार्ग के विषय में बताया जा रहा है कि भारत में रेल मार्गों का जो जाल है वो बहुत ही अच्छा भली भांति से विकसित है। एशिया में सबसे बड़ा जाल है भारत में। एशिया में जितने भी देश हैं वहाँ सबसे अच्छा जाल भारत में रेल का बिछा हुआ है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है रूस के ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह देखिए रूस के पश्चिमी हिस्से से पूर्वी हिस्से तक जाता है। स्थान बताया जा रहा है कि रूस के पश्चिमी हिस्से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर के तट तक व्लादिवोस्टक है, वहां तक जाता है। कहां से कहां तक? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक तक जाता है रूस का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो विश्व में सबसे लंबा है। यह बात ध्यान रखिएगा। आगे अब हम लोग जलमार्ग के विषय में पढ़ेंगे। देखिए जलमार्ग के विषय में तो आपने पहले भी देखा था कि प्रारंभिक समय में, पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही लोग जलमार्ग का उपयोग करते रहे हैं। पहले नाव हुआ करता था, बड़े बड़े जहाज पहले भी होते थे, लेकिन ये जो आज आधुनिक तरीका है वो तरीका तब नहीं हुआ करता था। चप्पू चलाया जाता था, लोग जो है चप्पू चलाते थे और काफ़ी समय में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। आज टेक्नोलॉजी का यूज करके जो ये जहाज है पानी वाला, ये बहुत ही तेजी से जाता है। जलमार्ग बहुत ही सस्ता साधन है सामान ढोने के लिए। मुख्यतः जलमार्ग दो प्रकार का बताया जा रहा है यहाँ। पहला है अंतर्देशीय जलमार्ग, दूसरा है समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग का मतलब हुआ नदियों या झीलों के माध्यम से देश के अंदर ही जो जलमार्ग बनाया गया है
उसे अंतर्देशीय जलमार्ग कहेंगे। समुद्री मार्ग का मतलब हुआ कि एक देश से दूसरे देश में सामान या लोगों को पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसे हम लोग समुद्री जलमार्ग कहेंगे। कुछ अंतर्देशीय जलमार्ग का उदाहरण दिया गया है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक जो है वहाँ कुछ अंतर्देशीय जलमार्ग है। अफ्रीका में नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है, तो वहाँ कुछ जलमार्ग है। वैसे इस समुद्री और महासागरीय मार्गों के विषय में बताया जाता है कि इसका उपयोग सामान्यतः माल या सामान को एक देश से दूसरी जगह जो है पहुंचाने में किया जाता है, और ये पत्तनों से जुड़े होते हैं, यानी कि पोर्ट से जुड़े होते हैं। ठीक है, कुछ विश्व के महत्वपूर्ण पोर्ट का नाम यहाँ बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए, एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस, दक्षिण अफ्रीका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन या केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ये सभी कुछ नाम हैं अंतर्राष्ट्रीय पतन का, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का जो पतन है उसका, पोर्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वायु मार्ग के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, वायु मार्ग बहुत ही नवीनतम है, नया है, 20वीं सदी से जो है इसकी शुरुआत हुई है, और यह बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला मार्ग है। आप हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का नाम सुनते होंगे। चूंकि क्या होता है कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या जो भी ये हवाई मार्ग पे चलने वाले जो इस प्रकार के हैं, उनमें ईंधन की लागत बहुत अधिक होती है, इसलिए यह मार्ग बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, वायु यातायात क्या होता है कि खराब मौसम जैसे कोहरे, तूफान, इन सब के कारण कुप्रभावित हो सकता है। चूंकि इसको जो है हवा के माध्यम से उड़ के जाना है, तो अगर जलवायु खराब है, मौसम खराब है, तो यह प्रभावित हो सकता है, रुक सकता है। ठीक है, यह यातायात का अकेला ऐसा साधन है जो किसी दुर्गम या दुरूह स्थान तक भी पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए पहाड़ी पर कोई ऐसा स्थान है जहां जाने का कोई मार्ग नहीं है, तो आप वहां हेलीकॉप्टर से आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर का यूज तो आजकल बहुत ही अच्छे से होता है। जैसे आपातकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। लोगों तक भोजन, जल, कपड़े, दवाएं, ये सब पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। कुछ हवाई पतन का नाम, एयरपोर्ट का नाम बताया जा रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा इत्यादि। ठीक है, आगे अब हम लोग संचार के विषय में पढ़ेंगे, संचार माध्यमों के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, संचार अगर पूछे कोई कि क्या है, तो संचार का सीधा मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अगर कोई सूचना पहुंच रहा है तो उसे हम लोग संचार कहेंगे। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि तकनीकी विकास के साथ ही मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित कर लिया। देखिए, यहाँ एक पिक्चर को देखते हैं। यहाँ जो पिक्चर है वो कहानी बता रहा है कि कैसे संचार माध्यमों का विकास हुआ। पहले गांव में या किसी एक जगह पे जो लोग रह रहे हैं वो आपस में बातचीत करके सूचना आपस में जो है मतलब फेरबदल करते थे, एक दूसरे को बताते थे। धीरे धीरे जमाना आगे बढ़ा तो एक जगह से लोग दूसरी जगह जाकर लोगों को कुछ कहानियां सुनाते थे या बातें बताते थे, तो लोगों को पता चलता था कि उस प्रदेश में क्या हो रहा है। फिर डाकघर वाली बात आई, डाकिया वाली बात आई कि लोगों ने चिट्ठी लिखना शुरू किया और चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, लोगों को सूचनाएं मिलती थी। धीरे धीरे प्रिंट मीडिया आया, न्यूज़पेपर, किताब, अखबार, ये सब आया इसके माध्यम से। लेकिन आज कितना आधुनिक जमाना हो गया है, आज सैटेलाइट हो गया है, इंटरनेट हो गया है, लोग कहीं भी बैठ के विश्व के किसी भी स्थान का जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो चित्र है एक कहानी संचार माध्यमों का बयां कर रहा है कि कैसे लोगों ने विकास किया और फिर आज पूरा विश्व एक समाज का रूप धारण कर चुका है। आज हमारे पास टेलीफोन है, हमारे पास इंटरनेट है, टीवी है, टेलीविज़न है, रेडियो है। हम भारत में बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है इस चीज़ को बहुत ही आसानी से और ठीक उसी समय लाइव देख पाते हैं। तो ये सब क्या है, संचार माध्यमों का विकसित होना है। इसमें एक टर्म आता है जनसंपर्क माध्यम। जनसंपर्क माध्यम क्या है, तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब ऐसे कुछ माध्यम जो एक साथ बहुत बड़े मास लेवल पे लोगों को अफेक्ट करते हैं, इसे हम जनसंपर्क माध्यम के नाम से जानते हैं। ये अपना चैप्टर समाप्त हुआ।